नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज नया बैच शुरू कर रहे हैं। गणित का पहला दिन है। हमने इसके पहले डेमो क्लास में आपको सब कुछ बता दिया है कि हम गणित किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे और किन लोगों को गणित पढ़नी चाहिए। ये सब कुछ आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये सबसे पहला पाठ इसलिए होता है क्योंकि गणित में हमें संख्याएं ही पढ़नी होती हैं। 0 से 9 तक ये 10 संख्याएं होती हैं और 4 चिन्ह होते हैं, मुख्य रूप से जोड़, घटाना, गुणा और भाग का। इसके अलावा कुछ और चिन्ह होते हैं। बस इसके अलावा गणित में हमको कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। तो इसीलिए शुरुआत होती है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आज यहाँ आप देख रहे हैं, इसके बाद जो अगला इसका पार्ट आएगा वो आपको मिलेगा न्यू इंडिया मैथ पर। ये चैनल का जो नाम है न्यू इंडिया मैथ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो अगला वीडियो आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक, आज आप यहाँ पे देखिए। तो संख्या पद्धति, अब इस संख्या पद्धति में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपसे कहा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो बताएंगे 9। सबसे छोटी संख्या होती है 1। 0 तो 0 ही है, वो किसी के बाद लगता है तो उसकी कीमत होती है। तो सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। ये संख्याएं कितने प्रकार की हो सकती हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। ये एकदम बेसिक है। मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर एकदम बेसिक से शुरू करिएगा। मतलब आप ये मान के पढ़ाइएगा कि हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, हम लोग गांव में रहते हैं। तो एकदम बेसिक से, अगर आप बेसिक समझ चुके हैं, एडवांस स्तर के हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है ये वीडियो देखना। ये उन्हें देखना ज़रूरी है जो गणित की एकदम शुरुआत 0 स्तर से क्लास शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए। तो देखिए 0 से 9 तक की संख्याएँ हैं। अब इसमें जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्रकार, जैसे मैं अगर प्रकारों में बात करूं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो उनके जो प्रकार करने के जो आधार हैं वो भी कई प्रकार हैं। तो हमें उन प्रकारों में नहीं जाना है। हमको गणित का विशेषज्ञ नहीं बनना है। हमको गणित आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि हम व्यवहारिक जीवन में भी सुगम रहें और कोई परीक्षा दें तो उसको भी क्वालिफाई कर लें। इतनी गणित हमको आनी चाहिए। तो जो प्रकार होता है उसमें, प्रकार में अगर बात करेंगे तो एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है ये समझिए। पूर्ण को इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो लिखोगे कंप्लीट, कंप्लीट नंबर, और प्राकृतिक को नेचुरल, आप जानते ही हैं नेचुरल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ये संख्याएं कुछ ऐसी होती हैं, कुछ क्या, प्रायः लगभग 0 को छोड़ करके सभी संख्याएं, 0 को छोड़ करके सभी संख्याएं पूर्ण और प्राकृतिक दोनों हैं। 0 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ करके शेष संख्याएं क्या हैं, पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। यानी आपसे कहा जाए कि 1 क्या है तो आप बताएंगे पूर्ण संख्या। क्या एक प्राकृतिक संख्या भी है? बिल्कुल, एक प्राकृतिक संख्या भी है। ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 1 से 9 तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या यानी कि कंप्लीट नंबर और प्राकृतिक संख्या, ये दोनों हैं। अब बच रहा है 0। ये 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या में आता है, कंप्लीट नंबर में आता है। ये प्राकृतिक इसको नहीं माना जाता। यानी 0 से 9 तक में ये जितनी संख्याएं हैं वो दोनों में आएंगी। बाकी जो 0 बचता है वो आएगा पूर्ण संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 को माना जाता है कि हमारे देश के गणितज्ञों ने खोजा था। 0 एक भारतीय खोज है, जिसे अज्ञात भारतीयों ने खोजा था
इसीलिए इसको एक कृत्रिम संख्या भी कह सकते हैं, मानव द्वारा बनाई गई संख्या। जबकि शेष संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई हमें इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, तो 0 एक पूर्ण संख्या, शेष सारी संख्याएं पूर्ण और प्राकृतिक दोनों हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक दूसरा प्रकार संख्याओं में क्या हो सकता है? जो दूसरा प्रकार होता है वो कह सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ये तो होता है सम संख्या और विषम संख्या। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं सम विषम। सम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, वो सम संख्या है। जैसे स्वयं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ऐसे जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। और जो 2 से विभाजित न हो, जो इसी को आगे पलट दीजिए, जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे। सम संख्या को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इवन, इवन नंबर। और विषम को लिखेंगे ओड, ODD, इवन नंबर, ओड नंबर। सम संख्या और विषम संख्या एकदम सिंपल है। अब इसी में कुछ प्रकार अगर हम थोड़ा सा यहीं पे आपको समझाना चाहें और अच्छे से, तो ज़्यादा समझ में आएगा अलग से समझाने की बजाय। जैसे देखिए, एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य, मैं जानबूझ के यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। भाज्य और अभाज्य। भाज्य को इंग्लिश में क्या, मैं इंग्लिश जानबूझ के बता रहा हूँ ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती, कुछ लोगों को इंग्लिश, तो एकदम जब नोट्स आप बनाएंगे तो आप दोनों लिखे रहेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, शायद। अभाज्य को प्राइम नंबर, प्राइम। कंपोजिट और प्राइम। देखिए, अगर आप ये कहते हो कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सभी अभाज्य संख्या है, तो गलत कहते हो। और अगर ये भी कहते हो कि जितनी सम संख्या हैं वो सभी भाज्य संख्या है, तो भी गलत कहते हो। ऐसा नहीं है। देखो, भाज्य का मतलब होता है जो अपने के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे 4, जैसे 6, जैसे 9, जैसे 12, जैसे 15। ये सब भाज्य संख्याएं हैं जो अपने अलावा, यानी कि 4 से तो कटेगा ही, 4 एकम 4 के अलावा ये किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4, 6 2 तिहाई 6, 9 3 त्रिक का 9, 12 2 छंग 12, या 3 चौक 12, 15 3 पचे 15। अब यहाँ पे जो भाज्य संख्याएं हैं उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो सम संख्या भी हैं, 4, 6 और 12 ये सम संख्याएं हैं, जबकि 9 और 15 ये विषम संख्याएं भी हैं। तो इसका मतलब कि कुछ विषम संख्याएं भी भाज्य होती हैं और कुछ विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती, अभाज्य होती हैं। जैसे स्वयं 1, 3, 5, 7, 11 ये सारी विषम संख्याएं हैं और ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इसके बाद बीच में जो 9 है वो भाज्य है। सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अभाज्य संख्या है, जबकि विषम संख्याओं में कुछ भाज्य होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं। लेकिन सम में केवल 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी संख्याएं हैं वो सभी भाज्य हैं। भाज्य और अभाज्य को मैं आगे और पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी आप थोड़ा सा समझिए भाज्य और अभाज्य क्या है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है सहभाज्य, एक होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य ये क्या है? सह मतलब होता है साथ में, सह मतलब साथ में। सहभाज्य का मतलब जो आपस में भाज्य हो। जैसे मैं अगर लिख दूं 2 और 4, ये क्या है? ये सहभाज्य है, मतलब 2 से 4 विभाजित हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं 6 और 12, तो ये क्या है? आपस में सहभाज्य हैं। अगर मैं यहीं पे लिख दूं 6 और 9, तो ये भी क्या है? सहभाज्य है। यानी एक ऐसी संख्या जिससे ये दोनों विभाजित हो रही हैं। जैसे यहाँ पे 3 से दोनों विभाजित हो जाएंगी, तो ये सहभाज्य है। 2 से दोनों विभाजित हो जाएंगी, यहाँ 3 से दोनों विभाजित हो जाएंगी, और 2 से भी दोनों विभाजित हो जाएंगी। तो जब 2 संख्याएँ दी गई हों, ध्यान रखिएगा, सहभाज्य और सहअभाज्य में 2 संख्याएँ रहेंगी, 2 संख्याओं का जोड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो 2 संख्याएँ हैं, आपसे पूछा जाएगा कि 2 और 4 कैसी संख्याएँ हैं, तो आप बताएंगे 2 और 4 आपस में सहभाज्य हैं, यानी इनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। आगे बताएंगे आपको। लेकिन सहअभाज्य का मतलब होता है जो आपस में विभाजित न हो, यानी वो दोनों किसी और संख्या से दोनों विभाजित न हो एक साथ। जैसे मैं अगर लिख दूँ 12 और 13, तो ये 12 6 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, लेकिन ये 13 नहीं। यानी जिस संख्या से 12 विभाजित होगा उस संख्या से 13 विभाजित नहीं होगा। यानी 12 और 13 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं होंगी। ऐसी दशा में उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य कहा जाता है। अगर मैं लिख दूं 15 और 77, ये आपस में सहअभाज्य हैं। भले 15 3 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, भले 77 11 से विभाजित होता है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित होते हों। अगर हम 5 को पकड़ें तो 5 से केवल 15 विभाजित होगा, 77 नहीं। अगर हम 11 पकड़ें तो 11 से केवल 77 विभाजित होगा, 15 नहीं। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं भाज्य हैं, भाज्य संख्याएं हैं दोनों। 15 एक भाज्य संख्या है, 77 एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये आपस में भाज्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें सहअभाज्य कहा जाएगा। ठीक है, भले भाज्य हैं ये, लेकिन आपस में नहीं है। अलग अलग कर दोगे तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया सहभाज्य और सहअभाज्य क्या होता है। अब जब और आगे आप बढ़ेंगे, महत्तम लघुत्तम पढ़ाएंगे, तो आपको इसको और एक बार बताना पड़ेगा मुझे। तब बताएंगे कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 आए, उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य कहा जाता है। और ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 के अलावा कुछ और आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 1 न आए, 1 के अलावा कुछ आए, उन्हें सहभाज्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके मन में कोई प्रश्न अगर हो तो बताइएगा। मुझे लगता है बहुत सिंपल है। चलिए अब और आगे देख लेते हैं। एक होती है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और एक प्रकार होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। साफ साफ दिख रहा होगा, अगर साफ साफ दिख नहीं रहा है तो कमेंट करिएगा। धन, धन मतलब क्या? धन मतलब संपत्ति, धनी व्यक्ति, पॉजिटिव चीज़। धन का मतलब सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वेल्थ है। ऋण का मतलब कर्जदार यानी कि नकारात्मकता। तो धन का मतलब प्लस, ऋण का मतलब ऋण, ये तो चिन्ह होता है धन और ऋण। तो कोई भी एक संख्या वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताओ, हमने यहाँ पे लिखा है 5, ये 5 एक धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक है, कि वास्तविक संख्या है, कि पूर्णांक संख्या है, कि
और क्या बताए थे, सम संख्या है कि विषम है कि भाज्य है अभाज्य है, क्या है। तो बहुत प्रकार से इसको कहा जाएगा। यह एक प्राकृतिक संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक विषम संख्या है, बहुत इसकी पहचान है। लेकिन इसी के साथ साथ यह एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। ये कैसे जानकारी हुई कि ये धन पूर्णांक है? क्योंकि इसमें ऋण नहीं लगा है। जिस संख्या के पहले ऋण लग जाएगा वो संख्या धन पूर्णांक नहीं होगी, वो हो जाएगी ऋण पूर्णांक। ठीक, ऋण पूर्णांक। जिस संख्या में ऋण का चिन्ह लगा हो वही ऋण पूर्णांक होगी, जिसमें ऋण का चिन्ह नहीं लगा होगा वो धन पूर्णांक होगी। तो आप कहेंगे कि फिर यहाँ तो प्लस बना रहे हो तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं बनाए? कोई बात नहीं है, आप 5 लिख दो या +5 लिख दो, दोनों एक ही बात है। गणित की भाषा में जिस संख्या के पहले कोई संख्या न हो, जैसे 5 के इधर कोई संख्या नहीं है, 5 के इधर अगली संख्या है, तो यहाँ पर प्लस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि प्लस नहीं लगाओगे तो ये 57 पढ़ी जाएगी। इसलिए इसको अलग करने के लिए 5 के बाद प्लस लगाया गया ताकि ये 7 एक पूर्णांक संख्या सुशोभित हो जाए। लेकिन यहाँ पे 5 के पहले प्लस लगाओ और चाहे न लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई संख्या अगर अकेली लिखी है तो प्लस लगाओ चाहे न लगाओ वो धनात्मक मानी ही जाएगी, धन पूर्णांक मानी ही जाएगी। लेकिन अगर ऋण पूर्णांक है तो उसमें ऋण लगाना ज़रूरी है। ऋण नहीं लगाओगे तो ऋण पूर्णांक नहीं मानी जाएगी, वो हो जाएगी धन पूर्णांक। तो इसकी बहुत आसान पहचान है कि जिस संख्या में ऋण लगा हो वो ऋण पूर्णांक, जिसमें धन लगा हो वो धन पूर्णांक। अच्छा, आप मुझे बताइए ये कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? ऋण लगा है, ऋण पूर्णांक है। ये कैसी संख्या है? ऋण पूर्णांक है। ये कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है। ये कैसी संख्या है? धन पूर्णांक है, क्योंकि इसमें चिन्ह नहीं लगा है, लगा हो चाहे न लगा हो। तो ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक भिन्न भी हो सकती है, दशमलव भी हो सकती है और पूर्ण भी हो सकती है। पूर्ण का मतलब जो न भिन्न हो न दशमलव हो। इसको आप आगे देख लीजिए। पूर्णांक और भिन्न, इसी को और सुंदर भाषा में गणित में आप पढ़ेंगे अभी आगे, परिमेय और दशमलव। जो मेरा अगला टॉपिक होगा ना वो यही होगा, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करें, कैसे एक दूसरे को एक दूसरे में बदलें। पहले तो पहचानना सीखो ना। जैसे 5 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, इसको भिन्न भी बनाया जा सकता है। 5/1 लिख दो, भिन्न बन गया। इसको दशमलव में भी लिखा जा सकता है, 5.0। ये तीनों एक ही बात है, बस लिखने का ढंग अलग अलग हो गया। कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके कई मायने होते हैं जो कि छिपे रहते हैं। नींव की ईंट, नींव की ईंट की तरह। नींव की ईंट नहीं दिखती है ना, लेकिन पूरी इमारत उसी पर खड़ी होती है। कुछ छिपी हुई चीज़ें होती हैं। गणित में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उजागर नहीं होती लेकिन छिपी हुई रहती हैं, लेकिन वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे दिमाग में रहती हैं। तो कभी कभी बच्चों को ये भी समस्या होता है, लोग टीचर बताते नहीं उनको, जो कि बताना चाहिए। मैं बताऊंगा आज आपको। जैसे 2 एक संख्या लिखी गई है ना, 2। इस 2 को आप और कई प्रकार से लिख सकते हो। पहला प्रकार तो ये है कि आप इसे +2 लिख दो, एकदम सही बात, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ 2 का मान है वही यहाँ +2 का मान है, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंट नहीं। इसी 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हो, और जो यहाँ 2 का मान है वही यहाँ भी 2 का मान है, कोई अंतर नहीं। इसका मतलब, अभी एक चीज़ और समझ लो तब बताते हैं। जो यहाँ 2 का मान है वही यहाँ भी 2 का मान है, कोई अंतर नहीं। यानी इसी 2 को हमने 3 और प्रकार से लिख दिया, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। और भी लिख सकते हो और आगे बढ़ो। इसी 2 को आप
2 के घाते 1 भी लिख सकते हो। 2 के घाते 1 यानी 2 में 1 घात लगा है, 2 को 1 बार लिखा गया है। 1 2 3 4 अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। इन चारों को देख करके एक बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी संख्या में जब वो स्वतंत्रता पूर्वक लिखी गई है या किसी के साथ लिखी गई है, तो उस संख्या में अगर उसके नीचे आप 1 लिख दोगे तो उसका मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब उस संख्या में हमेशा बटे 1 लिखा हुआ है और वो हमें दिखाई नहीं देता और लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी यहाँ पे प्लस बटे 1 लिखा हुआ। बटे 1 का मतलब होता है हर, जो ऊपर भिन्न के रूप में होता है, ये बटे का चिन्ह है। इसके ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा है उसको बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। तो अंश और हर, यानी जो संख्या स्वतंत्र रूप से लिखी होती है वो हमेशा भिन्न का अंश होती है। क्या होती है? अंश, यानी भिन्न का ऊपरी हिस्सा होती है। यानी इसके नीचे हमेशा 1 लिख सकते हो। भाई किसी के पास 2 रुपये है, उसको 1 भागों में बांटना है तो 2 ही रुपये मिलेगा ना, इसीलिए किसी को भी 1 में बांटोगे तो वो उतना ही आएगा। इसीलिए हर संख्या के नीचे 1 माना ही जाता है कि लिखा ही लिखा है। 1 के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। 1 के अलावा 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे तो अलग हो जाएगा मान। 1 लिखोगे तो वही मान रहेगा। किसी भी संख्या में हमेशा उसके बाद दशमलव लगा होता है, और दशमलव लगाने का मतलब फिर उसके आगे 0 लिखा होता है। यानी इस संख्या में दशमलव 0 छिपा है। यानी अगर अकेली संख्या कोई लिखी है तो इसका मतलब हुआ कि अगर दशमलव है, वो अगर क्या है ही, दशमलव है ही, तो वो दशमलव के पहले वाली संख्या है। जैसे भिन्न के ऊपर वाली संख्या है, वैसे ही दशमलव की पहले वाली संख्या है, दशमलव के लेफ्ट वाली संख्या है। अब दशमलव के लेफ्ट वाली है, इसका मतलब कि उसके बाद दशमलव लिख सकते हो, आप 0 बढ़ा सकते हो। 0 के अलावा कुछ और नहीं। जैसे यहाँ 1 के अलावा कुछ और नहीं, वैसे यहाँ दशमलव के बाद 0 के अलावा कुछ और नहीं। कुछ और लिखने पर मान बदल जाएगा। और उस संख्या में हमेशा घात 1 भी छुपा रहता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे अगर हमने लिख दिया 7 तो इसका मतलब कि उसमें 7 का घात 1 है, 1 घात छुपा है। हाँ, अगर 7 में घात 2 लगा देंगे तो मान बदल जाएगा। 7 का घात 2 का मतलब 7 को 7 में 2 बार गुणा करो तो 7 के घात 2 का मतलब 49 हो गया, जबकि 7 के घात 1 का मतलब सिर्फ 7 ही है। ठीक है, इसीलिए 5 को आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो 5/1 लिख सकते हो, 5.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट टाइप, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत शब्द से ही समझ में आ रहा है। क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याएं। जैसे आप मुझे बताइए 4 अगर है तो 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5। 5 के बाद कौन सी संख्या है? 6। 6 के बाद 7, ऐसे तो आता है। तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। आपसे पूछा जाए कि 5 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 6। 6 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 7। बस इसमें क्या समझना है? हाँ, अगर इसी क्रमागत में एक शब्द जोड़ दिया जाए, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, और आपसे कहा जाए बताओ 4 लिखा है तो 4 के बाद अगली 4 की क्रमागत सम संख्या कौन होगी? तो बताओ 4 के बाद अगली 4 क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 6 होगी। 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद क्या होगा? 10 होगा। तो शब्दों को ध्यान में रखना है। क्रमागत सम का मतलब सम ही हो उसके बाद वाली संख्या, और सम विषम न लिखा हो तो 1 जोड़ो। इसका मतलब क्रमागत संख्या जब भी कहेगा हम उसमें 1 जोड़ेंगे। अगर कहा जाए 10 की क्रमागत संख्या क्या होगी तो हम लिखेंगे 10 + 1 = 11। अगर कहा जाए 18 की क्रमागत सम संख्या क्या होगी तो हम हमेशा क्या करेंगे? 18 में जोड़ेंगे 2 और आ जाएगा 20।
तो क्रमागत सम संख्या में अगली संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ा जाता है, पिछली संख्या निकालने के लिए 2 घटाया जाता है। ऐसे ही विषम क्रमागत में अगली विषम निकालने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है, 2 घटाना पड़ता है। जैसे अगर क्रमागत विषम कह दे, क्रमागत विषम संख्या, बताओ 3 की अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? तो 3 में आप 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगी? 5। 5 की अगली क्रमागत विषम संख्या 7, 7 की अगली 9, 9 की अगली 11। तो सम में भी और विषम में भी 2 जोड़ेंगे तो वही आएगा। यानी सम की अगली क्रमागत संख्या 2 जोड़ो, सम ही आएगा। विषम है तो विषम में भी 2 जोड़ोगे तो विषम ही आएगा। तो सम में 2 जोड़ने पे सम, विषम में 2 जोड़ने पे विषम, कोई दिक्कत नहीं। पिछली भी निकालना है तो सम की पिछली क्रमागत 2 घटा दो, विषम की पिछली क्रमागत 2 घटा दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आज बस यहीं पे रोकते हैं, पहला दिन है। मुझे लगता है कि जितनी बातें मैं इतने समय में बताया, इसको 5 मिनट में बताया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, जो आप पढ़ेंगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जितने भी कठिन कठिन सवालें होंगी सब मैं आपको अपने अंदाज में सिखा दूंगा, फार्मूले के साथ सिखा दूंगा। आप सबसे बेहतरीन जगह पे हैं गणित सीखने के लिए। मैं आपको निश्चित है गणित सिखा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप चाहे जितने परेशान रहे हों, चाहे जितने कमज़ोर रहे हों, चाहे जितना भटके हों, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मैं लोगों को गणित सिखा देता हूँ, आपको भी सिखा दूंगा। बस शर्त ये है कि आप मुझसे रेगुलर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़े और 10 दिन के लिए छुट्टी ले लिए, नहीं, रेगुलर पढ़िए। ऑनलाइन क्लास में तो मैं आपको जान नहीं पाऊंगा ना कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो कि नहीं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, गंभीरता है कि अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप गणित सीख जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? मेरे नए चैनल पे जो गणित के लिए मैंने बनाया है, उसका नाम क्या है? न्यू इंडिया, INDIA और मैथ। कैसा है नाम? कमेंट करके मुझे बताइएगा। न्यू इंडिया मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ, और रीजनिंग भी मिलेगा। तो क्लास कब होगी? शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे क्लास होगी गणित की। कब से कब तक होगी? तो सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार। यानी कि 5 दिन। शनिवार रविवार छुट्टी। रेगुलर क्लास सोमवार से शुक्रवार, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच की क्लास रहेगी, 35-40 मिनट की क्लास रहेगी। एक कॉपी खरीद लीजिए, जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसको लिखिएगा। एक फेयर लगाने के लिए एक और कॉपी जो अपने से आप लगाएंगे, यानी एक रफ लीजिए 2 फेयर, जिसमें एक मेरा हो और एक आपका हो। कोई किताब खरीद देंगे तो अच्छी बात है, नहीं खरीदेंगे तो मत खरीदिएगा। मैं यहाँ आपको समझाऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक आध किताब आप ले लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ ये हर वर्ग के लिए है। अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो भी आप गणित पढ़िएगा, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आएगी। और अगर आप तैयारी करते हैं तो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हों, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, चाहे सिपाही की, है ना, चाहे अध्यापक की, सब में गणित आती है। और एक बार गणित आप पढ़ लेंगे लगभग 6 महीने तक फ्री में हमसे, तो आप गणित के धुरंधर हो जाएंगे। गणित में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। जितने ही अधिक से अधिक लोग जुड़े रहेंगे, उतना ही मेरा हौसला बुलंद होगा, उतना ही हम मन लगा के पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।